ऑलराइट बच्चों, 2 सेशंस पहले मैंने पास्कल्स लॉ पर बेस्ड ये वाला होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को करने को दिया था, तो इसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले 2 सेशंस में मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था, सो नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक बार समझाता हूं पहले आप लोगों को। एक ट्यूब है और उस ट्यूब को हमने मोड़ के एक सर्कुलर शेप दे दिया है। तो जो हमारी ट्यूब है वो एक सर्कुलर शेप में है। तो इट्स अ सर्कुलर ट्यूब और ये वर्टिकल प्लेन में रखी है। तो सर्कुलर ट्यूब इज इन वर्टिकल प्लेन। तो ये जो ट्यूब आप नजर आ रही है इसे हमने वर्टिकल प्लेन में रखा है। वर्टिकल प्लेन में रखने का मतलब है इसके ऊपर ग्रेविटी का सीधे सीधे असर पड़ता है। ठीक, अब ये जो ट्यूब है इसमें हमने 2 इममिसिबल लिक्विड भरे हैं। इममिसिबल का मतलब है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। मतलब अगर भरोगे एक दूसरे में मिलाओगे तो दोनों अलग अलग ही नजर आएंगे। तो जैसे दूध में पानी डालो तो वो एकदम मिक्स हो जाता है, तो दूध और पानी फिर अलग अलग नजर नहीं आते हैं, वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। तो जब दूध में पानी मिलाते हो तो वो मिक्सिबल है, मिक्सअप होने वाला लिक्विड है। और यहां जो लिक्विड कहे जा रहे हैं वो इममिसिबल है। तो the liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. तो 2 immiscible liquids हमने इस ट्यूब के अंदर भरे और ये ट्यूब बहुत ही थिन है। तो जो 2 लिक्विड्स हम भर रहे हैं दोनों लिक्विड इममिसिबल है। डेंसिटी ρ1 और ρ2 है। ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, सब कुछ दिया हुआ है। और एक बात और लिखी है कि जो दोनों लिक्विड हैं वो ईच लिक्विड 1/4 वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। तो जो दोनों लिक्विड है वो 1/4 इस ट्यूब में जगह घेरते हैं। तो ये सर्कल है, सर्कल का 1/4 घेरते हैं दोनों लिक्विड। तो चलिए देखा जाए। तो ये सर्कल के 1/4, तो 1/4 इधर 1/4 उधर। तो इधर हमने ρ1 डेंसिटी का लिक्विड भर दिया और उधर जो 1/4 है उसमें ρ2 डेंसिटी। क्वार्टर का मतलब आप जानते हो ये एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो 1/4 ये जो ट्यूब है उसमें ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड भरा है और जो दूसरा 1/4 हिस्सा है उसमें ρ2 डेंसिटी का लिक्विड हमने भरा। और ध्यान रखना कि ये जो ट्यूब है ये वर्टिकल प्लेन में, मतलब हमने इसको खड़ा करके रखा है, जमीन पे लिटाया नहीं है, खड़ा रखा है। अब क्योंकि ρ1 डेंसिटी ज्यादा है तो इधर वाला जो लिक्विड है उसकी ज्यादा डेंसिटी का मतलब ज्यादा भारी है। तो जैसे ही छोड़ोगे ये भारी वाला लिक्विड नीचे उतरेगा और इधर ये जो ρ2 वाला लिक्विड है ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो शुरू में तो नजारा ये था कि ρ1 डेंसिटी 1/4 हिस्से में है, ρ2 1/4 हिस्से में है और दोनों लिक्विड की जो बाउंड्री है वो बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल नीचे की तरफ, एकदम स्ट्रेट डाउन। तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वही दोनों लिक्विड की बाउंड्री शुरुआत में। लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो ρ1 डेंसिटी का लिक्विड नीचे आएगा, तो ये जो बाउंड्री है ये शिफ्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि बाउंड्री यहां पहुंच गई। मैं थोड़ा ज्यादा चढ़ा के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो। तो मान लेते हैं कि जो बाउंड्री है वो यहां पहुंच गई है और जब बाउंड्री यहां पहुंचेगी तो ये जो ρ2 लिक्विड का टॉप लेवल है वो इधर पहुंचेगा। तो जो ρ2 लिक्विड का टॉप लेवल है वो यहां पहुंचेगा। ρ1 लिक्विड का जो टॉप लेवल है वो इसके जस्ट अपोजिट यहां आएगा। तो ρ2 का टॉप लेवल यहां, ρ1 का टॉप लेवल यहां आ जाएगा। तो हमें बताना है कि ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री कितना एंगल शिफ्ट हो जाती है। तो ये थीटा एंगल चाहिए हमें। दोनों लिक्विड के बीच की जो बाउंड्री है, बाउंड्री कितने एंगल शिफ्ट होती है, तो हमें ये थीटा चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, जितना ये थीटा होगा उतना ही ये भी थीटा होगा और उतना ही ये भी थीटा होगा, क्योंकि जितना बाउंड्री शिफ्ट होगी उतने ही एंगल ये ρ1 का टॉप लेवल नीचे उतरेगा और उतने ही एंगल ρ2 का टॉप लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि लिक्विड तो इममिसिबल है। तो शिफ्ट होने के बाद भी ये क्वार्टर वॉल्यूम होगा, ये क्वार्टर वॉल्यूम होगा। जो ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड है वो 1/4 जगह पर ही रहेगा, ρ2 डेंसिटी वाला भी 1/4 जगह पर ही रहेगा। ये आपस में मिक्स तो हो नहीं जाएंगे। तो जो ρ1 है वो 1/4 जगह को ही कवर करेगा ट्यूब के अंदर,
ρ2 भी 1/4 जगह को ही कवर करेगा। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि दोनों लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री है वो जितने एंगल शिफ्ट होगी, ρ2 का टॉप लेवल भी उतने ही एंगल शिफ्ट होगा और ρ1 का जो टॉप लेवल है वो उतने एंगल नीचे उतरेगा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम है और क्वेश्चन में कहा है यही जो एंगल है वो फाइंड करो। फाइंड एंगल थीटा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब ये शिफ्ट होने के बाद जब ये रुक जाएगा उस समय इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये थीटा एंगल हमें चाहिए। तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है? ओके, तो मैं क्वेश्चन इरेज करूंगा, उसके बाद आपको समझाना शुरू करूंगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं और अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। So let us now understand the solution. इतना तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है और मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रेशर वाले क्वेश्चन होते हैं, फ्लूइड के प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम पास्कल लॉ अकेले करता है। पास्कल लॉ इतना कमाल का लॉ है कि प्रेशर वाले सारे प्रॉब्लम्स तो अकेले कर देता है। तो सबसे पहले तो क्या आप लोगों को पास्कल लॉ याद है? ओके, मैं रिकॉल करवाता हूं। पास्कल लॉ बड़ा ही सिंपल है, कहता है सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम लिक्विड के सेम लेवल पर सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होता है। तो आपको दो पॉइंट्स ऐसे ढूंढने हैं जो सेम लिक्विड में होने चाहिए और सेम लेवल पे होने चाहिए। तो चलिए हम दो पॉइंट्स देखते हैं। एक पॉइंट तो मैं यहां ले रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं ए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मैं बिल्कुल इसी के सामने यहां ले रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं, बिल्कुल इसी के बराबर लेवल पर आता हुआ। आई एम टेकिंग सेकेंड पॉइंट हियर एंड आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट बी। तो ए पॉइंट मैंने ये बिल्कुल बाउंड्री पे लिया है, तो बाउंड्री शिफ्ट हो गई थी, याद है ना? दोनों लिक्विड की बाउंड्री शुरू में बिल्कुल बॉटम पे थी, फिर थीटा एंगल शिफ्ट होके बाउंड्री यहां पहुंच गई। तो हमने एक पॉइंट तो बाउंड्री पर ही ले लिया है क्योंकि हमें थीटा चाहिए। तो एक पॉइंट तो जहां बाउंड्री शिफ्ट होके गई, एक पॉइंट तो वहीं लेते हैं, और दूसरा पॉइंट उसी के बराबर लेवल पर यहां लेते हैं। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। मेरा आपसे सवाल है, क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लिक्विड में है? जवाब है हाँ। ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो यही ρ1 डेंसिटी वाला लिक्विड ही है जो शिफ्ट हो गया है। तो ये ए से लेकर बी तक एक ही लिक्विड है। तो ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है ये सेम लिक्विड में है, ठीक है? और इनका लेवल भी सेम है। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग सेम लिक्विड के सेम लेवल पे जो पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर जितना ए पर होना चाहिए उतना बी पर होना चाहिए। तो जितना प्रेशर ए पर उतना प्रेशर बी पर। हम ये मानेंगे कि ये जो बाकी की बची हुई ट्यूब है ये खाली है। खाली मतलब इसमें वैक्यूम है। तो बाकी की जो ट्यूब है उसमें कोई वैक्यूम है, यानी कोई प्रेशर नहीं। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ए पर देखते हैं प्रेशर कितना होगा। तो बेटा ए जो पॉइंट है इसके ऊपर प्रेशर के लिए सिर्फ हाइट देखी जाती है, एक्चुअली डेप्थ देखी जाती है, क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है एच रो जी। तो हमें सिर्फ ये एच चाहिए, यानी गहराई चाहिए। और मैंने एक बात बताई थी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसमें जो शेप है बर्तन का शेप मैटर नहीं करता। तो जैसे ये सर्कुलर शेप की ट्यूब है, तो सर्कुलर है या कुछ और है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ हमको ये हाइट देखनी है कि टोटल यहां से ऊपर तक ये कितनी हाइट है, बस ये देखना है। तो ऑल वी नीड टू फाइंड इज द हाइट। ये क्लियर है? सब देखो,
तो हमें सिर्फ ये हाइट की ही तलाश है, नथिंग एल्स। एवरीथिंग वी वांट इज हाइट। हाइट के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो ट्यूब है ये सर्कुलर शेप की है तो होने दो, हमें तो हाइट ही देखना है और तो कुछ हमें देखना नहीं है। ठीक है, तो चलो हाइट देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर ट्यूब है इसका रेडियस है r, इसके रेडियस को r मान लेते हैं और a पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो a पॉइंट है यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अभी ये एंगल थीटा है तो इधर ये परपेंडिकुलर वाला एंगल ये थीटा होगा। तो अगर ये r है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल हुआ ऑब्वियसली। तो अगर ये r है तो ये जो हाइट की वैल्यू है ये r cos थीटा है। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं ना कि अगर ये हाइपोटेन्यूज है ना ट्रायंगल का, ये r है और ये थीटा है, तो ये जो हाइट है ये r cos थीटा है। लेकिन अभी हाइट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो लिक्विड यहां तक है, हमने तो यहीं तक की हाइट ली है अभी तक। अभी इसके ऊपर भी लिक्विड आ रहा है, तो ये जो दूसरा वाला लिक्विड आ रहा है वहां से भी हम परपेंडिकुलर लाते हैं एक। ये बिल्कुल जो ये रो2 वाला लिक्विड का टॉप पॉइंट यहां है, टॉप पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा लेते हैं दिस वे। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ये आया परपेंडिकुलर और अभी अभी हमने ट्यूब का रेडियस r माना था, तो ये जो ट्यूब का रेडियस है r है, यहां थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर की जो लंबाई है ये r sin थीटा है। जो परपेंडिकुलर है उसकी लंबाई जो है r sin थीटा है और जो नीचे वाला है उसकी जो लंबाई है वो r cos थीटा है। तो A पॉइंट से ऊपर तक, A पॉइंट से बिल्कुल ऊपर तक जो हाइट है वो टोटल हाइट होगी r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो A पॉइंट के ऊपर जो हाइट है लिक्विड की, हाइट लेना है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो ट्यूब है वो सर्कल है या कुछ और शेप है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि A पॉइंट से ऊपर तक, ऊपर मतलब यहां तक लिक्विड है, उसके बाद तो ट्यूब खाली है, तो इस पॉइंट तक की हाइट क्या है। और हाइट को देखने के लिए हमने A पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला और एक टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, दोनों परपेंडिकुलर की जो लंबाइयां हैं उसको ऐड कर दो, तो A पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक की हाइट आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो जो हाइट है A पॉइंट से टॉप पॉइंट की, दैट इज r sin थीटा प्लस r cos थीटा। r sin थीटा प्लस r cos थीटा। कितनी हाइट है, कैसे पता चला इतनी हाइट है? डायग्राम से, डायग्राम में दिख तो रहा है ना, इतनी हाइट है। और अगर इतनी हाइट है तो प्रेशर कितना बनेगा? तो प्रेशर होता है h रो जी, और ये प्रेशर कौन से लिक्विड का है? इधर वाले लिक्विड का। तो इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी रो2 है, तो रो की जगह रो2 हो। इतना प्रेशर A पॉइंट पर पड़ता है। अब चलो B पॉइंट पर देखिए कितना प्रेशर पड़ता है। तो B पॉइंट पर प्रेशर के लिए भी फॉर्मूला तो सेम ही लगाएंगे, h रो जी। प्रेशर का तो यही फॉर्मूला होता है। अब वैक्यूम है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वैसे तो प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है P नॉट प्लस h रो जी, लेकिन हमने माना है कि ट्यूब में वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला पार्ट तो होगा नहीं, और अगर हो भी तो वो दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो कट ही जाना है, तो उस प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। तो h रो जी ये B पॉइंट पर प्रेशर आने वाला है, और इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि B पॉइंट से ऊपर जो लिक्विड है उसकी हाइट क्या है। तो देखिए डायग्राम देखिए, लिक्विड B पॉइंट से यहां तक है, इस पॉइंट तक है, तो B पॉइंट से यहां तक, इसके बाद वैक्यूम है, इसके बाद कुछ नहीं है, लिक्विड नहीं है। तो हमें ये वाली हाइट चाहिए, ये हमें हाइट चाहिए जो मैं रेड कलर से दिखाने वाला हूं, ये वाली हाइट, ये हाइट की हमें तलाश है। इतनी हाइट रो1 डेंसिटी वाले लिक्विड की जो होगी
उसका प्रेशर बी पॉइंट पे पड़ेगा। तो हमें ये हाइट चाहिए। इस हाइट के लिए हमको दिया हुआ है, ये ट्यूब का रेडियस दिया है आर, ठीक है, दिस रेडियस इज आर। तो हम क्या करते हैं, अगर ये आर है और ये वाला एंगल ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो ये जो दूरी है ये वाली, इसकी वैल्यू को मैं नीचे लिख रहा हूं, दिस इज आर साइन थीटा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल में से हमने ले लिया आर साइन थीटा। अच्छा, अब इधर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इधर वाले ट्रायंगल में ये आर है, तो सेंटर से लेकर यहां तक, मैं ऐसे डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वाला, ये, तो ये जो दूरी है, ये बगल वाले ट्रायंगल से देखिए, ये आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये ट्रायंगल का बेस होगा आर कॉस थीटा। सारे बच्चों को डिस्टेंसेस अच्छे से समझ में आ रही हैं। हमने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को यूज किया है। इधर वाले ट्रायंगल में हमने ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, तो ये जो आर है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है। तो ट्रायंगल का बेस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये जो टोटल हाइट है वो आर कॉस थीटा है, सो सिंपल। और फिर हम इधर वाले ट्रायंगल में घुसते हैं। इधर वाले ट्रायंगल में ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो ये रेडियस है, रेडियस का मतलब ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, और इधर एंगल थीटा है, तो जो सामने वाली परपेंडिकुलर की लेंथ है वो आर साइन थीटा होगी। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो हाइट बचती है जिसकी हमें जरूरत है, इस हाइट की वैल्यू होगी टोटल यहां तक की हाइट आर कॉस थीटा, उसमें से ये रेड वाला माइनस करोगे, तो आर साइन थीटा माइनस करोगे, तो ये जो हाइट है इट इज आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। कैसे पता चला इतनी हाइट है? डायग्राम से। डायग्राम अच्छा सा बनाओ, उसमें देख लो इतनी हाइट है, और सब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है इस हाइट को समझ पाना। इतनी हाइट कौन सा लिक्विड है? रो1। तो रो1 वाला जो लिक्विड है वो इतनी हाइट तक है, उसका जो प्रेशर बनेगा बी पॉइंट पर वो हम लिख रहे हैं। तो रो1 डेंसिटी का है, तो रो1 इंटू जी, एच रो जी फॉर्मूला। बस अब देखो, ये जी कैंसिल हुआ, आर कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन थीटा वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, कॉस थीटा वाले एक साथ कर लेते हैं। तो साइन थीटा वाला टर्म एक तो ये है, और ब्रैकेट खोलोगे तो इसके साथ रो2 मिलेगा, रो2। एक साइन थीटा वाला टर्म यहां पर है, माइनस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो गया। साइन थीटा कॉमन कर ले तो इसके साथ रो1 है, तो ये साइन थीटा वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, साइन थीटा कॉमन ले लिया, रो2 लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ही है, और रो1 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे हम कॉस थीटा वाला टर्म ले जाते हैं, तो कॉस थीटा वाला टर्म रो1, तो कॉस थीटा के साथ रो1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा के साथ रो2 है, लेकिन पॉजिटिव है, तो जब हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा रो2। कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू रो1 माइनस रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टैन थीटा आ गया। और हमें चाहिए थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स रो1 माइनस रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। ये है एंगल थीटा की वैल्यू, यानी होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। देखो कितने बच्चे सही कर पाए। अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन अब बच्चे डायग्राम वगैरह बना के गौर से देखते कहां है। जो बच्चे ध्यान से करने की कोशिश करेंगे उनसे हो गया होगा, लेकिन कम ही बच्चे कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में अटकते हैं। तो आप लोग देखिए कितने बच्चों से सॉल्व हुआ है। जिन बच्चों से सॉल्व हुआ वो मैच करिए कि आपने सही तरह से सोचा है कि नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखो। जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए वो ये सोचें कि वो कहां अटक गए थे, क्यों नहीं सॉल्व कर पाए।
अगर इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि सॉल्व किया ही नहीं तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कोशिश ही नहीं की है, तो फिर कोशिश करना शुरू करो। आगे से जो होमवर्क मैं देता हूं उन होमवर्क को करने की कोशिश करो, होने लगेगा धीरे धीरे। अगर शुरुआत नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, बल्कि और स्थिति खराब होती जाएगी। मैं रोज 1-2 होमवर्क देता हूं। जो बच्चे मेरी बात को मानते हैं, होमवर्क करते हैं, उनका धीरे धीरे सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, उनका दिमाग भी बढ़ रहा है। जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, सब्जेक्ट तो खराब हो ही रहा है। फिजिक्स में आपको परेशानी होगी, फिजिक्स में परेशानी होगी तो धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट में शुरू हो जाएगी, मैथ्स में भी होने लगेगी, केमिस्ट्री में भी होने लगेगी, क्योंकि फिजिक्स कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है। कॉमन सेंस खराब तो सारे सब्जेक्ट खराब। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनके धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट खराब हो जाते हैं, और ऑब्वियसली फिर कॉन्फिडेंस भी वीक होता है, दिमाग जो है आपका वो ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए सभी बच्चों को मेरी स्ट्रिक्ट एडवाइस है लेकिन स्ट्रिक्ट है कि होमवर्क जरूर करो, भले ही चाहे और कुछ मत पढ़ो। ये मिनिमम है, मतलब ये तो करना है, लेक्चर रेगुलरली अटेंड करना है और होमवर्क करना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो मॉड्यूल भी किया करें, एचसी वर्मा की बुक सॉल्व करने की कोशिश करें। जब इतना हो जाए तो मेरे से और भी होमवर्क ले सकते हो आप। कई बच्चे लेते हैं, कई बच्चे काम कर लेते हैं, कई बच्चे इतने नहीं कर पाते क्योंकि वो सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते। तो जिन बच्चों ने प्रॉब्लम किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करके देखो, सही होना चाहिए। कोई गलती हुई है तो अपनी गलती समझो, वो गलती दोबारा नहीं होने देना है। फेयर कॉपी पे अच्छा सा डायग्राम बनाना है और सोल्यूशन को फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में नोट करना है। फेयर कॉपी पे नोट करते समय नकल नहीं मारना है, देखना मना है। कहीं अटक जाओ तब देखो, कोशिश करो कि मैंने अभी जस्ट समझाया है तो नकल क्यों मारो, अभी जस्ट समझाए, बिना देखे फेयर कॉपी पे नोट करने की कोशिश करो, वो सबसे अच्छा होगा। तो फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर जो अगला होमवर्क है उसे मैं डिस्कस करवाता हूं, ये वाला नोट करो जल्दी। ओके बच्चों, पिछले सेशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड ये दोनों होमवर्क प्रॉब्लम्स मैंने आपको दिए थे, तो अब मैं ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझाता हूं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, लकड़ी का बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ वुड। तो लकड़ी का एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक हम लेते हैं, और ये जो ब्लॉक है उसके अंडरनीथ मतलब नीचे से एक लेड का पीस हमने चिपका रखा है। लेड एक मेटल होता है, और ये जो लेड का एक मेटल का जो पीस है उसको हमने नीचे से इस क्यूबिकल ब्लॉक में चिपका दिया है। हम चाहते हैं कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये जस्ट फ्लोट इन वाटर, पानी में जस्ट फ्लोट करे। जस्ट फ्लोट करे का मतलब डूबने से जस्ट बच रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द लेड पीस। ये जो हमने लेड पीस नीचे से चिपकाया है, इस लेड पीस का मास कितना लेंगे ताकि ये पानी में डूबने से जस्ट बच जाए, पानी में ये जस्ट फ्लोट होने में कामयाब हो जाए। और आपको दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 0.8। जो लकड़ी है उस लकड़ी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.8 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब मैंने पिछले सेशन में बता दिया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक नाम और होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, और नाम से ही पता चलता है डेंसिटी किसी के रिलेटिव। अच्छा, किसके रिलेटिव? तो फिलहाल जब हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड कहते हैं तो वाटर के रिलेटिव डेंसिटी देखी जाती है। तो किसी मटेरियल की डेंसिटी वाटर के रिलेटिव जब देखते हैं तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। आई रिपीट, किसी मटेरियल की डेंसिटी जब हम वाटर के रिलेटिव देखते हैं तो वाटर के रिलेटिव जब मटेरियल की डेंसिटी देखी जाती है तो उसे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम दिया जाता है। वाटर के रिलेटिव डेंसिटी को देखना मतलब मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो लेना।
तो किसी मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो है, उसी रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो लकड़ी की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 0.8 है और लेड की रिलेटिव डेंसिटी 11.3 है। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 6 में कहा जा रहा है, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द लेड पीस इज फास्टेंड एट द टॉप सरफेस। पिछले क्वेश्चन में जो लेड पीस है उसे नीचे चिपकाया है। क्वेश्चन 6 में कहते हैं कि अगर हम टॉप सरफेस पे लेड पीस को चिपका रहे हैं एंड द ब्लॉक हैज टू फ्लोट विद इट्स अपर सरफेस जस्ट डिपिंग इनटू वाटर, और हम चाहते हैं कि जब हम ब्लॉक को पानी में रखें तो ब्लॉक पानी में जब फ्लोट होना शुरू करे तो उसकी जो अपर सरफेस है ब्लॉक की, दैट शुड बी जस्ट डिपिंग इनटू वाटर। तो फाइंड द मास ऑफ द लेड पीस। कितना मास लेड पीस का हम टॉप सरफेस पे चिपकाएं, मतलब ऊपर से हम कितना मास चिपकाएं जिससे कि जो ब्लॉक है वो पानी में फ्लोट होते वक्त उसकी जो अपर सरफेस है दैट इज जस्ट डिपिंग इनटू वाटर। तो दैट्स द क्वेश्चन 6। तो चलिए ये दोनों प्रॉब्लम्स अब मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो मैं क्वेश्चंस को इरेज करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। आई एम गिविंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम 5। तो सबसे पहले 5th प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो 5th प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड है। तो लकड़ी का एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है, इस तरह से क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड है। तो ये लकड़ी का ब्लॉक है और इसके नीचे से हमने लेड का एक पीस चिपका दिया। तो इसके नीचे लेड का पीस चिपका है। तो दिस इज द लेड पीस। तो इसके नीचे चिपका हुआ है ये लेड का पीस है, क्यूबिकल ब्लॉक है। और हम चाहते हैं कि जब हम इसको पानी में डालें तो ये जस्ट फ्लोट होता है। तो जस्ट फ्लोट होने का मतलब करीब करीब पानी में पूरा घुस गया है। तो पानी में रखने पर इसकी ये हालत हो जाती है, इट जस्ट फ्लोट्स। तो हमने इस लेड पीस को, इस क्यूबिकल ब्लॉक और लेड पीस को पानी में रखा और पानी में रखने से ये जस्ट फ्लोट होने लगा। तो हमें बताना है कि ये जो लेड पीस है इसका मास कितना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा जो मैं हर बार पूछता हूं ऐसे सवालों में। ये डूब गया कि तैर रहा है? बताओ, ये डूब गया कि तैर रहा है? तो आंसर इज वेरी सिंपल, ये तैर रहा है। अगर डूब गया होता तो नीचे बैठ जाता जाके। तो फिलहाल ये तैर रहा है। और अगर तैर रहा है तो इसके वजन को अपथ्रस्ट ने संभाला है। किसके वजन को? दोनों के वजन को। ये जो ब्लॉक है उसका भी वजन और ये जो लेड का पीस चिपका है उसका भी वजन, दोनों का जो वजन है उसे अपथ्रस्ट ने संभाला है। तो ब्लॉक का वजन मास ऑफ वुड इनटू जी, mg होता है ना वेट, और ये लेड पीस का वजन मास ऑफ लेड, लेड का सिंबल होता है pb इंटू जी। और ये दोनों के दोनों जो वेट हैं इसे अपथ्रस्ट ने संभाला है। तो मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं, ब्लॉक का वजन मास ऑफ वुड इंटू जी और लेड के पीस का वजन मास ऑफ लेड इंटू जी।
और ये दोनों जो वजन है उसे अपथ्रस्ट ने संभाला है। ठीक, अब हमें बताना क्या है, हमें लेड का मास बताना है। ठीक है, तो मास ऑफ वुड, क्या ये क्वेश्चन में गिवन था? क्यूबिकल ब्लॉक जो वुड का है उसका कुछ मास वगैरह गिवन है? देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? ऑलराइट बच्चों, तो क्वेश्चन में जो क्यूबिकल ब्लॉक यानी ये जो लकड़ी वाला ब्लॉक है इसका मास गिवन होना चाहिए। दैट डिटेल इज मिसिंग इन द प्रॉब्लम, आई फॉरगॉट टू राइट इट व्हेन आई वाज गिविंग यू द होमवर्क। तो आप लोग वो डिटेल क्वेश्चन में ऐड कर लो। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, ऐसा मैंने लिखा था ना क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, इसके आगे इसका मास गिवन है वेइंग 200 ग्राम। तो ये ब्लॉक का मास, ये जो डिटेल है ये क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, तो इस चीज को ऐड कर लो। तो मास ऑफ वुड यानी ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, ब्लॉक का जो मास है ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन में अपने ऐड कर लो। 200 ग्राम इसका वेट है, तो प्लीज ऐड इट इनटू योर क्वेश्चन। तो वुड वाला मास हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेड वाला मास हमें फाइंड करना है, और अपथ्रस्ट की वैल्यू हम लिखेंगे यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए करना शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन में ये वाली डिटेल ऐड कर लो। क्वेश्चन में आपने लिखा है पहला सेंटेंस, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड, उसके आगे उसका वेट नोट कर लो, वेइंग 200 ग्राम, उसका जो मास है वो 200 ग्राम है। ये गिवन होना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना नहीं सॉल्व होगा। तो ये चीज मिसिंग थी क्वेश्चन में, आप लोग इसको अपनी तरफ से ऐड करो क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन है उसमें हमें मास ऑफ वुड ऑलरेडी गिवन है, तो मास ऑफ वुड इज गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट्स नो इश्यू। ये हमारे पास है 200 ग्राम, मास ऑफ वुड इंटू जी, प्लस मास ऑफ लेड इंटू जी इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो जो अपथ्रस्ट होगा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम लिखेंगे। तो क्या आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? याद ही होगा, कई बार मैंने रिकॉल भी करवाया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है सॉलिड के द्वारा, उस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वजन के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। आई रिपीट, लिक्विड जितना डिस्प्लेस हो गया है उस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के वजन के बराबर अपथ्रस्ट होता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा? जितना सॉलिड डूब गया उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो गया। तो देखो ये कितना सॉलिड डूबा, डायग्राम देखो, एक तो ये क्यूबिकल जो ब्लॉक है ये डूबा, और प्लस ये जो लेड है ये भी पानी में डूब गया। तो ये लेड का जो वॉल्यूम है और ये जो क्यूबिकल ब्लॉक यानी ये जो लकड़ी का वॉल्यूम है, लेड का वॉल्यूम, लकड़ी का वॉल्यूम, इन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम बनेगा उतने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होता है, और लिक्विड कितना डिस्प्लेस हो रहा है? जितना सॉलिड डूब रहा है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो डूबे हुए सॉलिड का वॉल्यूम, तो डूबा हुआ कौन कौन है? एक तो ये लकड़ी का ब्लॉक डूबा है और एक ये लेड डूबा है। तो ब्लॉक का वॉल्यूम, लेड का वॉल्यूम मिला के जो टोटल वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस होने वाले पानी का वॉल्यूम क्या है? वुड का वॉल्यूम
प्लस लेड का वॉल्यूम। आई रिपीट, जितना सॉलिड डूबेगा उतना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ब्लॉक डूब गया, लेड डूब गया, तो ब्लॉक का वॉल्यूम मतलब वुड का वॉल्यूम और लेड का वॉल्यूम, दोनों का जो टोटल वॉल्यूम बनता है, इतने टोटल वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होता है। ठीक है, और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट होगा। तो इतने टोटल वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो ये टोटल वॉल्यूम में पानी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट बिकम्स मास। ये वॉल्यूम है, जो डिस्प्लेस होने वाला पानी है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, और मास इंटू जी होता है वेट। तो जो अपथ्रस्ट है वो डिस्प्लेस होने वाले पानी का वजन, डिस्प्लेस होने वाले पानी का वजन, तो डिस्प्लेस होने वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई किया मास, मास में जी मल्टीप्लाई कर दिया वेट। आई रिपीट, एक चीज क्वेश्चन में एक डिटेल मिस थी। क्वेश्चन में जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया होना चाहिए था, तो ऐड कर लो, ब्लॉक का जो मास है वो 200 ग्राम है, क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, इसको ऐड करो। ओके, अब ब्लॉक का मास तो दिया है, लेड का मास फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिए हैं, ना तो वुड का वॉल्यूम दिया है ना लेड का। तो वॉल्यूम को हम मास के टर्म्स में लिख लेते हैं, वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। तो अगले स्टेप में हम इस इक्वेशन को करेक्ट कर रहे हैं, मास ऑफ वुड इंटू जी प्लस मास ऑफ लेड इंटू जी, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा मास ऑफ वुड बाई डेंसिटी ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ लेड, इट इज मास ऑफ लेड बाई डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, जी से जी हो गया कैंसल। हमें लेड का मास लेना है, तो लेड का मास वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और वुड वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो मास ऑफ लेड ये टर्म, और ये वाला जो टर्म है ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा, मास ऑफ लेड, और मास ऑफ लेड के साथ कौन है, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ लेड। तो ये वाला जो टर्म है मास ऑफ लेड वाला टर्म, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, नेगेटिव हो गया। मास ऑफ वुड राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो मास ऑफ वुड, और ये जो मास ऑफ वुड है इसके साथ डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड बनता है, और ये मास ऑफ वुड वाला टर्म उधर जाएगा, मास ऑफ वुड उधर जाएगा, तो यू विल गेट दैट विल बिकम नेगेटिव दूसरी साइड जाके। अब ये लेड का मास कॉमन, तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लेड, वुड का मास कॉमन, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड -1, और हमें लेड का मास चाहिए था, तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको डिनोमिनेटर में भेज दो। सो द फाइनल आंसर इज मास ऑफ लेड इज इक्वल टू मास ऑफ वुड ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वुड -1 डिवाइडेड बाय, ये चीज डिनोमिनेटर में, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ लेड। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, और मैंने आंसर को सिंबल्स में लिखा है। आप लोग वैल्यू रख के फाइनल कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालोगे।
वुड का मास गिवन है 200 ग्राम, तो यहां मास ऑफ वुड की जगह 200 आपको लिखना है। डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, ये चीज पहचानते हो, वाटर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वुड की डेंसिटी। व्हाट इज दिस? रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। रिलेटिव डेंसिटी हम तब कहते जब वुड की डेंसिटी ऊपर होती, वाटर की डेंसिटी नीचे होती। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये उल्टा है, वाटर की डेंसिटी न्यूमरेटर में है, वुड वाली डिनोमिनेटर में है। तो ये जो टर्म है डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, ये टर्म रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, ये रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। तो आपको क्वेश्चन में वुड की रिलेटिव डेंसिटी दी है 0.8, तो ये उसका रेसिप्रोकल है। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये 1/0.8 है, और जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है वाटर की डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेड की डेंसिटी, ये भी रिलेटिव डेंसिटी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। लेड की जो रिलेटिव डेंसिटी है ये उसका रेसिप्रोकल है। लेड की रिलेटिव डेंसिटी आपको 11.3 दी है, तो ये उसका रेसिप्रोकल 1/11.3 इसको लिखेंगे। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लिख रहा हूं, मास ऑफ लेड इज इक्वल टू वुड का मास 200 ग्राम, ये जो टर्म है ये वुड की रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लेड की रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल, और आंसर क्योंकि ये आपने ग्राम में डाला है 200 को, तो आंसर ग्राम में ही आएगा। तो ये है, अब कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कितना आना चाहिए, 54.8 ग्राम आना चाहिए। इसके आसपास आ सकता है, एग्जैक्ट आए जरूरी नहीं है। तो आप लोग कैलकुलेट करो और देख लो कि 54.8 ग्राम आना चाहिए। तो मैं सिंबल्स में ही सॉल्व करके देता हूं, आप लोग सिंबल्स की वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो आई होप कि जो सोल्यूशन मैंने आप लोगों को समझाया सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में मास ऑफ वुड गिवन होना चाहिए था, तो वो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो क्वेश्चन में आप लोग उसको ऐड करो कि वुड का जो मास है वो 200 ग्राम क्वेश्चन में होना चाहिए था। तो दैट डिटेल वाज मिसिंग फ्रॉम माय साइड, यू प्लीज ऐड इट टू द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन मैंने आपको समझाया है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन को मैच करके देख लो, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई तो मेक श्योर दोबारा कोई गलती ना हो। फेयर कॉपी पे सॉल्यूशन को अच्छी हैंडराइटिंग में पूरा नोट कर डालिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पहले इसको नोट करो जल्दी से। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, केवल चेंज इतना है कि क्वेश्चन 5 में ये जो लेड का पीस है ये नीचे चिपकाया था। क्वेश्चन 6 में कहा गया है कि ये जो लेड का पीस है इसे हमको ऊपर चिपकाना है। तो जो लेड का पीस है इसे ऊपर चिपकाने वाले हैं हम ऐसे। तो ये हमने जो हमारा लकड़ी का ब्लॉक है, ब्लॉक की टॉप सरफेस पे चिपकाया, और जब हमने पानी में डाला तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ब्लॉक फ्लोट होता है, अपर सरफेस इज जस्ट डिपिंग इन वाटर। तो जब हमने इस ब्लॉक को पानी में डाला तो ये जो ब्लॉक है ये फ्लोट होने लगता है, और फ्लोट होते वक्त हमारा ये जो ब्लॉक है इसकी जो अपर सरफेस है इट इज जस्ट डिपिंग इन वाटर। तो हमारे ब्लॉक की ऊपर वाली सरफेस जस्ट पानी के बराबर होती है जब ये ब्लॉक हमारा फ्लोट होने स्टार्ट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 6 नाउ। तो प्रॉब्लम 6
की जो सिचुएशन है उसको मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। जो लेड का पीस है वो हमने लकड़ी के ऊपर चिपकाया है, और जब हमने पानी में डाला तो ये जो ब्लॉक है इसकी अपर सरफेस इज जस्ट डिपिंग इन वाटर। तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसकी जो अपर सरफेस है ये पानी में जस्ट डूबती है जब हम ब्लॉक को पानी में डालते हैं तब। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो हमने लेड का पीस चिपकाया इसका मास क्या है, ताकि ब्लॉक पानी में अपर सरफेस इज जस्ट डिपिंग इन वाटर कंडीशन में फ्लोट होने लगे। तो हमें बताना है कि ये जो लेड का पीस है इसका मास कितना हमको लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा की तरह वही सवाल पूछूंगा जो मैं हर बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपसे सबसे पहले पूछता हूं। तो वही सवाल मैं आपसे फिर पूछने वाला हूं, ये डूब गया कि तैर रहा है? ये जो ब्लॉक है ये डूब गया कि तैर रहा है? तैर रहा है। डूब गया होता तो नीचे बैठ जाता। तो ये तैर रहा है, और अगर ये तैर रहा है तो इसके वजन को किसने संभाला है? अपथ्रस्ट ने। किसके वजन को? दोनों के वजन को। तो ब्लॉक का वजन और ऊपर रखा लेड का वजन, दोनों का जो वजन है, ऊपर रखे हुए लेड का वजन और ये ब्लॉक का वजन, दोनों का वजन अपथ्रस्ट ने संभाला है। ठीक है, तो इक्वेशन ये वाली तो सेम ही बनेगी, मास ऑफ वुड इंटू जी, मास ऑफ लेड इंटू जी, दोनों का जो टोटल वजन है उसे अपथ्रस्ट ने संभाला है। तो ये इक्वेशन तो सेम ही है। ठीक, अच्छा, अब मास ऑफ वुड क्वेश्चन में गिवन ही है 200 ग्राम, तो मास ऑफ वुड की तो कोई चिंता नहीं है, 200 ग्राम हमें दे रखा है। मास ऑफ लेड हमें फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल राइट, राइट हैंड साइड पे हम लिखने वाले हैं अपथ्रस्ट की वैल्यू। और अपथ्रस्ट की वैल्यू कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा? जवाब बहुत सिंपल है, जितना सॉलिड डूब रहा है। तो देखो डायग्राम में सॉलिड कितना डूब रहा है। इस बार लेड का पीस डूब नहीं रहा है, इस बार केवल ये क्यूबिकल ब्लॉक ही डूब रहा है। तो ये जो लेड है ये पानी में नहीं डूब रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि हमने लेड का पीस ऊपर से चिपकाया है, और जब हमने पानी में डाला तो ब्लॉक की अपर सरफेस इज जस्ट डिपिंग इन वाटर। तो ब्लॉक की जो अपर सरफेस है वो पानी में डिप कर रही, मतलब ये जो लेड है ये पानी के बाहर है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो ये जो लेड का पीस है ये पानी में नहीं डूब रहा है। तो जो पानी डिस्प्लेस होगा वो केवल इस लकड़ी के वॉल्यूम के बराबर ही होगा, क्योंकि लेड का पीस तो डूब नहीं रहा। तो लेड वाले वॉल्यूम के बराबर जो पानी डिस्प्लेस हुआ था क्वेश्चन 5 में, वो इस बार नहीं होगा। तो जो पानी डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस होने वाला पानी, वो सिर्फ इस लेड के वॉल्यूम के जितना है। तो इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड, सॉरी, जो डिस्प्लेस होने वाला पानी है इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड। केवल वुड के वॉल्यूम जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि लेड पानी में नहीं डूबा। तो लेड के वॉल्यूम के बराबर जो पानी डिस्प्लेस हुआ था क्वेश्चन 5 में, वो यहां पे डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो लेड है वो पानी में नहीं डूब रहा है, केवल ये वुड ही पानी में घुसा है। तो जितना इस वुड का वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा दिस टाइम। तो कितना पानी डिस्प्लेस होगा? तो डिस्प्लेस होने वाला जो पानी है वो वुड के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि लेड डूबा नहीं। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ लेड हट गया, और अगर वॉल्यूम ऑफ लेड हट गया बाकी सब कुछ सेम है, केवल ये वॉल्यूम ऑफ लेड इस बार यहां से हट रहा है, क्योंकि लेड पानी में नहीं डूब रहा है, अकेला वुड पानी में डूब रहा है। तो अपथ्रस्ट में केवल वुड का वॉल्यूम ही काउंट होगा, और जब लेड का वॉल्यूम हट गया तो ये टर्म यहां से हट गया, केवल वुड का वॉल्यूम है। ओके, और हमें बताना है लेड का मास। तो ये वाला टर्म इस बार यहां नहीं है। अरे वाह, आंसर आ गया। मास ऑफ लेड इज दिस। लो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। वुड का मास कॉमन ले लो, यही आंसर है।
ये लो, क्वेश्चन ही पूरा का पूरा खत्म हो गया। सो मास ऑफ लेड इज इक्वल टू वुड का मास कॉमन, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड -1, बस। तो यहां लेड पानी में नहीं डूबा, तो जब हमने अपथ्रस्ट लिखा, अपथ्रस्ट में लेड का वॉल्यूम नहीं आया, केवल वुड का वॉल्यूम आया। वुड के वॉल्यूम को मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड लिखा। लेड का मास कैलकुलेट करना था, तो इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गया, कैलकुलेट हो गया। लेड का मास इज दिस, दैट्स द आंसर। अब वैल्यू रख के कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। मास ऑफ वुड गिवन है 200 ग्राम, तो जो वुड का मास है 200 ग्राम, ये जो टर्म है ये वुड की रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल है। तो रिलेटिव डेंसिटी का रेसिप्रोकल 1/0.8 -1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर मैंने बता ही दिया था, आपको आंसर मिलेगा 50 ग्राम। तो कैलकुलेशन इस बार कोई बहुत ज्यादा है भी नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सीधे सीधे दिख रहा है, वहां 50 ग्राम आंसर आ रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन 5 का था, केवल अपथ्रस्ट लिखते समय लेड का वॉल्यूम काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लेड पानी में नहीं डूब रहा है। क्वेश्चन 5 में लेड भी पानी में डूब रहा था, तो अपथ्रस्ट में लेड का वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम दोनों मिल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन 6 में जो लेड है वो पानी में नहीं डूब रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन आपके सामने है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा ही और होमवर्क मैं दूंगा, पहले आप लोग इसको नोट करो जल्दी। ऑलराइट, तो ये है आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, बहुत आसान है। एक सॉलिड स्फीयर है, और जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये आधा डूबा हुआ तैरता है, फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड। हाफ सबमर्ज्ड मतलब आधा डूबा हुआ तैरता है जब हम इसको पानी में डालते हैं इन वाटर। तो आपको फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से हमने इसको बनाया है, उस मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी आपको फाइंड करनी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब मैंने अभी बताया, मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का जो रेशियो है उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगले सेशन में इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं, लेकिन सारे बच्चों से जरूर हो जाएगा। तो आप लोग होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो, नेक्स्ट सेशन में मैच करना कितने बच्चों से सही हो पाया। नोट दिस डाउन। ऑलराइट, तो आप लोगों को याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको बर्नौलीज थ्योरम सिखाई थी। आई होप कि सभी बच्चों को बर्नौलीज थ्योरम क्या है ये पता है, याद है इस वक्त पर। इन केस अगर आपको याद नहीं है, पिछले सेशन में मैंने बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव किया था, तो पिछले सेशन के लेक्चर को आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि आज के सेशन में और आगे का जो सेशन होगा उसमें भी हम लोग, हमारा जो मेन फोकस होगा वो बर्नौली थ्योरम के ऊपर ही होगा। तो मैं एक बार जल्दी से बर्नौली थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको रिकॉल करवा देता हूं। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड स्टेडी फ्लो होता है, तो स्टेडी फ्लो के दौरान प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो आई शुड से कि जब आइडियल फ्लूइड का स्टेडी फ्लो है तो प्रेशर एनर्जी मतलब प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए यहां पे रो है। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कहते तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते, लेकिन क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है तो हाफ रो वी स्क्वायर लिख रहे हैं। तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम है इसलिए यहां पे रो यूज किया है। अगर पोटेंशियल एनर्जी होता तो हम लिखते mgh, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम डिवाइड, तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है इसलिए रो आया। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आइडियल फ्लूइड स्टेडी फ्लो करेगा तो प्रेशर एनर्जी यानी प्रेशर
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो समेशन है वो समेशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। कहीं भी चेक करोगे तो ये तीनों एनर्जी का समेशन कांस्टेंट रहता है और तीनों एनर्जी का समेशन कांस्टेंट है मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो बर्नौली थ्योरम है वो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसी का एक रीस्टेटमेंट है ये फ्लोइंग फ्लूइड के केस में। तो बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैं बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। मैथमेटिकली बर्नौली थ्योरम को ऐसे लिखा जाता है और यहीं से हम आगे की बात समझना शुरू करेंगे। ओके, तो बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने अभी अभी आप लोगों को रिकॉल करवाया है। ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड अगर स्टेडी फ्लो कर रहा है तो उस दौरान सम ऑफ प्रेशर एनर्जी का मतलब प्रेशर ही होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, इन तीनों का जो सम है रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। तो ये कांस्टेंट रहेगा सब जगह पर। तो ये बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब हम एक स्पेशल केस लेंगे बर्नौली थ्योरम का और स्पेशल केस हम लोग ये ले रहे हैं कि अगर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो करे। हॉरिजॉन्टल मतलब जमीन के पैरेलल। तो अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा तो जो हाइट है लिक्विड की फ्लो के दौरान जो जमीन से हाइट है वो हाइट तो फिक्स होगी क्योंकि जमीन के पैरेलल लिक्विड फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है। स्पेशल केस हम ले रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है हाइट ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, जो हाइट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो वी हैव हाइट इज कांस्टेंट। और अगर हाइट कांस्टेंट है तो रो जी एच भी कांस्टेंट होगा। अगर हाइट कांस्टेंट है तो ये वाला जो टर्म है, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की तो कांस्टेंट ही रहने वाली है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे ही कांस्टेंट रहता है। तो अगर हाइट कांस्टेंट है और हाइट कांस्टेंट मतलब जमीन के पैरेलल लिक्विड का फ्लो चल रहा है, फिक्स हाइट पर लिक्विड फ्लो हो रहा है जमीन के ऊपर, तो अगर हॉरिजॉन्टल लिक्विड का फ्लो है तो ये जो तीसरा वाला टर्म है बर्नौली थ्योरम का ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हाइट कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल फ्लो में तो कांस्टेंट रहेगी ही हाइट, और डेंसिटी लिक्विड की कांस्टेंट ही रहने वाली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो अगर हाइट कांस्टेंट कर दिया गया, यानी अगर हॉरिजॉन्टल लिक्विड को फ्लो करवाया जाए, तो ये जो तीसरा वाला टर्म है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये टर्म पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये जो टर्म है ये फ्लो के दौरान चेंज नहीं रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे और राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट में से ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो तीसरा वाला टर्म है ये कांस्टेंट ही है हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में। तीसरा वाला टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट जाके राइट हैंड साइड पे माइनस होगा। तो एक कांस्टेंट से दूसरा कांस्टेंट माइनस करोगे तो एक तीसरा कांस्टेंट बन जाएगा। एक कांस्टेंट में से कोई दूसरा कांस्टेंट अगर माइनस करें तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, है ना। तो ये जो रो जी एच टर्म है दिस विल बिकम कांस्टेंट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए ये जो रो जी एच वाला टर्म है ये राइट हैंड साइड पे जाके एक नया कांस्टेंट बना लेगा। यानी बर्नौली थ्योरम में सिर्फ दो ही टर्म रह जाएंगे। तीसरा वाला जो टर्म है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीसरा टर्म इस कांस्टेंट के साथ मिलके एक नया कांस्टेंट क्रिएट करेगा। तो कुल मिला के ये वाला टर्म उधर वाले कांस्टेंट में जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो केवल दो ही टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना नोट करो, मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड पर। बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो मैथमेटिकली, फिर स्पेशल केस साइड हेडिंग डालो। फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो हाइट ऑफ द फ्लूइड विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो वी हैव h इक्वल टू कांस्टेंट, सो रो जी h इक्वल टू कांस्टेंट। इतनी पूरी चीज को अच्छी राइटिंग में नोट करना, जल्दी नोट करो।
चलिए, तो मैं आगे की चीज लिखवा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करना जारी रख सकते हैं। तो हाइट इज कांस्टेंट, यानी ये जो बर्नौली थ्योरम का तीसरा वाला टर्म है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, हेंस फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो हॉरिजॉन्टल फ्लो अगर है, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो बर्नौलीज थ्योरम बिकम्स तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में जो बर्नौली थ्योरम है दैट वुड बिकम P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और ये जो रो जी एच है ये कांस्टेंट ही हो चुका है, तो ये कांस्टेंट उधर वाले कांस्टेंट के साथ मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे केवल दो ही टर्म रह जाएंगे, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम का एक स्पेशल केस है। अगर लिक्विड का हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो बर्नौली थ्योरम में से एक टर्म कम हो जाएगा, केवल दो टर्म ही बर्नौली थ्योरम में रह जाते हैं। तो दिस इज स्पेशल केस ऑफ बर्नौली थ्योरम, और स्पेशल केस में हमने क्या लिया है, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो में बर्नौली थ्योरम में दो ही टर्म रह जाएंगे। नोट कर लो, पहले ये स्पेशल केस हेडिंग डालोगे, यहां नोट करोगे, इसके बाद ये चीज नोट करनी। नोट करो जल्दी। तो अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, वी कैन से P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए दिस इज द फाइनल रिजल्ट। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अगर हम दो लोकेशंस पर देखें जाके, एक लोकेशन पर प्रेशर P1 है, दूसरे पर P2 है। पहली लोकेशन पर लिक्विड की फ्लो वेलोसिटी V1 है, दूसरी लोकेशन पर फ्लो वेलोसिटी V2 है। तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर की वैल्यू दोनों लोकेशन पर बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट होता है। सिंपल बात यह है कि अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो बर्नौली थ्योरम में जो तीसरा टर्म है रो जी एच, वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होने का मतलब राइट हैंड साइड पे जाके वो मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो ही टर्म बचते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो के केस में। ठीक है, तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। अब यहां से एक बड़ी मजेदार चीज दिखाई पड़ती है, और वो मजेदार चीज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है, तो जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं अब वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो है तो बर्नौली थ्योरम में सिर्फ दो टर्म है, और दोनों टर्म का जो सम है वो कांस्टेंट है। दोनों टर्म का जो समेशन है वो समेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है। तो दो टर्म का समेशन फिक्स्ड है। तो अगर दो टर्म का समेशन फिक्स्ड है तो इसका सीधा मतलब है कि अगर इन दोनों में से एक टर्म बढ़ेगा तो दूसरा टर्म अपने आप कम हो जाएगा, तभी तो समेशन फिक्स्ड रहेगा ना। तो दो टर्म का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। तो अगर एक टर्म की वैल्यू बढ़ी तो दूसरे टर्म की वैल्यू तुरंत कम हो जाएगी। तो यानी अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो स्पीड लिक्विड की अगर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर लिक्विड की स्पीड डाउन करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब जहां ज्यादा स्पीड होती है लिक्विड की वहां लिक्विड का प्रेशर कम हो जाता है, और जहां कम स्पीड होती है लिक्विड की वहां प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो यही चीज मैं लिख रहा हूं एज फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए वी हैव P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए ये है। सो at places where speed is greater, the pressure of fluid is smaller। तो जब स्पीड ज्यादा होती है फ्लूइड की तो प्रेशर कम हो जाता है। एंड एट प्लेसेस वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज स्मॉलर, द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर। द प्रेशर ऑफ फ्लूइड is greater than। तो जिन प्लेसेस पर लिक्विड की स्पीड कम है वहां लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होता है, और जिन प्लेसेस पर लिक्विड की स्पीड ज्यादा है वहां लिक्विड का प्रेशर कम होता है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए बोला गया है, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये तभी है जब लिक्विड का फ्लो हॉरिजॉन्टल हो, जमीन के पैरेलल हो। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब मैं आपको रियल लाइफ में ये चीज होती हुई दिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पे आप रियल लाइफ में ऐसा होता हुआ देख पाओगे कि स्पीड जहां ज्यादा है वहां प्रेशर कम हो जाता है, स्पीड जहां कम है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसको मैं रियल लाइफ में एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूं जहां पे आप ऐसा होता हुआ देख पाओगे। लेकिन उससे पहले ये चीज पूरी नोट करो फेयर कॉपी पे, अच्छी राइटिंग में नोट करना। तो चलिए मैं एक दो रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन रियल लाइफ में, जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। तो इस चीज के मैं एक दो रियल लाइफ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटे आपने ध्यान दिया होगा अगर कभी, तो अगर सड़क पे कोई बस चलते हुए जा रही है तो सड़क पे जो पॉलीथीन वगैरह, पेड़ की पत्तियां वगैरह, कागज वगैरह पड़े होते हैं वो उड़ के बस की तरफ चले जाते हैं। तो अगर बस सड़क पे तेज स्पीड में जाएगी तो जितने भी सड़क पे पड़े हुए पॉलीथीन, कागज, पेड़ की पत्तियां, हल्की हल्की जो चीजें हैं वो उड़ के बस की तरफ चली जाती है। अगर आपने कभी पहले नोटिस ना किया हो तो अब नोटिस करना। तो सड़क से बस गुजरेगी तो सड़क पे पड़े पॉलीथीन वगैरह बस की तरफ उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटे, जब बस चलेगी तो बस के आसपास जो हवा है वो बस के साथ साथ चलने की कोशिश करती है। बस के जो बिल्कुल करीब में जो हवा है, बस के जो बिल्कुल टच हो रही हवा है, तो बस के आसपास जो एयर है वो बस के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करती है। लेकिन जो दूर बस से हवा है उस दूर वाली हवा पर बस के मोशन का कोई असर नहीं होता है कि नहीं। जो पास वाली हवा है वो तो बस के साथ साथ आगे जाने की कोशिश करती है, वो एक तरह से बस उसको पकड़ रही है। तो जो अपने आसपास की हवा है बस उसको लेके साथ में आगे बढ़ना चाहती है। तो जो आसपास वाली हवा है वो बस के साथ साथ आगे चलने की कोशिश करती है। लेकिन जो बस से दूर की हवा है उस पर बस के मूवमेंट का कोई असर नहीं होता। यानी दूर वाली हवा पहले भी रुकी थी और बस जब गुजरी तो दूर वाली जो हवा है वो रुकी रह गई, और जो बस के पास हवा है वो बस के साथ साथ मूव करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। यानी बस के जितना पास आओगे
उतनी हवा की स्पीड ज्यादा है, और बस से दूर जाओगे तो बस के चलने का असर कम होता जाएगा हवा के ऊपर। तो बस से जो दूर की हवा है उसकी स्पीड कम है, और जहां स्पीड कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। तो बस से हम जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा वहां पे, और बस के हम जितना करीब आएंगे वहां पे प्रेशर उतना ही कम आएगा। तो जैसे जैसे हम बस से दूर होंगे वैसे वैसे जो स्पीड है वो कम होगी हवा की, और स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। तो बस से जो दूर में हवा है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, और बस से जो पास वाली हवा है, बस के करीब जो हवा है उसका प्रेशर कम है। और ज्यादा प्रेशर की जो हवा है वो सड़क पे पड़े हुए पॉलीथीन, कागज, इनको धक्का लगाएगी। ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स पैदा होगा। तो सड़क पे जो पॉलीथीन वगैरह पड़े हैं, जो कागज वगैरह है, पेड़ की पत्तियां हैं, इन पर फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर कहां है? बस से दूर, और लो प्रेशर कहां है? बस के पास। तो बस की तरफ बेसिकली सड़क पे पड़े कागज वगैरह पर बस की तरफ लगता हुआ एक फोर्स बनने लगेगा, और ये फोर्स की वजह से सड़क पे जो कागज और पॉलीथीन पड़े हैं वो बस की डायरेक्शन में, बस की तरफ उड़ के जाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी तेज स्पीड में कोई बस या कार सड़क से गुजरेगी तो आप नोटिस करना, सड़क पे जो हल्की हल्की चीजें हैं वो उड़ के बस की तरफ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा बस निकल गई, बस के पीछे पीछे ये जाने की कोशिश करते हैं। सड़क पे पड़ी पेड़ की पत्तियां, पॉलीथीन, कागज, हल्की हल्की चीजें जो सड़क पे पड़ी हैं वो उड़ के बस की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। तो आज मैंने आपको इसका रीजन बताया कि ऐसा क्यों होता है। ये बर्नौलीज थ्योरम की वजह से होता है। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जब बस निकलती है तो बस के आसपास वाली जो हवा है वो बस के साथ जाने की कोशिश करती है, और बस से जो दूर हवा है, आसपास वाली हवा तो बस के साथ साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन बस से जो दूर हवा मौजूद है वो दूर वाली जो हवा है उस पर बस के चलने का कोई असर नहीं है। यानी जो दूर की हवा है वो हवा की जो स्पीड है वो कम है। स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो बस से दूर में जो हवा है उसका प्रेशर ज्यादा है, और बस के पास जो हवा है उसका प्रेशर कम है। प्रेशर कम है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो बस के करीब जो हवा है उसमें उसकी स्पीड ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम है, और बस से दूर जो हवा है उसकी स्पीड कम होने के कारण उसका प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगना शुरू होता है, और सड़क पे पड़ी जो हल्की चीजें हैं वो उड़ के बस की तरफ जाने की कोशिश करती हैं। अगर आपने पहले कभी इस चीज को होता हुआ नहीं देखा तो कभी लाइफ में आगे देखना कि अगर सड़क से बस गुजरी तेज स्पीड में तो जो सड़क पे हल्की चीजें पड़ी हैं वो बस के पीछे पीछे उड़ के जाने लगेंगी। अगर नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करना, ठीक है। इसी तरह से रेलवे स्टेशन पर अगर कोई फास्ट ट्रेन निकलती है, तो जैसे मान लो राजधानी है, राजधानी एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन है, तो जब कोई फास्ट रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से गुजरती है, तो जैसे राजधानी जा रही है तो वो हर छोटे स्टेशन पे तो रुकती नहीं है, वो तो बड़े बड़े स्टेशंस पर ही रुकती है। छोटे स्टेशंस को तो बस वो क्रॉस कर जाती है, रुकती नहीं है, वहां खड़ी नहीं होती है। तो अब रेलवे स्टेशन पर अगर कोई फास्ट ट्रेन निकलती है तो ट्रेन आने से पहले रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि राजधानी निकलने वाली है, प्लेटफॉर्म से पीछे हट के खड़े हो। ऐसा क्यों अनाउंसमेंट किया जाता है? क्योंकि जब राजधानी निकलेगी तो जैसे अभी बस वाला एग्जांपल दिया, बस निकलेगी तो बस के पास प्रेशर कम होगा, तो सड़क पे जो चीजें पड़ी हैं वो बस की तरफ उड़ के भागेंगी। उसी तरह अगर आप प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पे जाके खड़े होगे, लोगों की आदत होती है ना, जब ट्रेन आने वाली होती है तो ऐसे झांक के देखते हैं ट्रेन कहां है, ऐसे लोगों की आदत होती है। तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्लेटफॉर्म के किनारे ना खड़े हो, दूर हटके खड़े हो प्लेटफॉर्म से। कई जगहों पर तो प्रॉपर लाइन बनाई जाती है कि इस लाइन के पीछे रहिए, इस लाइन के आगे मत जाइए। क्योंकि देखो, सबको फिजिक्स तो आती नहीं है, हर कोई फिजिक्स तो नहीं जानता है। लोगों को लगता है कि अगर हम लाइन के आगे चले जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, कौन सा ट्रेन हमारे ऊपर चढ़ जाएगी। ट्रेन को तो पटरी पे चलना है,
हम तो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। लोगों को फिजिक्स नहीं पता ना। तो होगा क्या, एक्चुअली अगर आप ज्यादा किनारे पे खड़े होगे तो जब सामने से आपके राजधानी निकलेगी, सपोज करो राजधानी यूं निकली और आप बिल्कुल किनारे खड़े हो, तो आपके चेहरे के सामने जो हवा है वो चलनी शुरू होगी बहुत तेज, क्योंकि राजधानी तो फास्ट स्पीड में जाएगी। तो आपके चेहरे के सामने वाली हवा बहुत तेज स्पीड में भागेगी और आपके पीठ के पीछे जो हवा है उस पर राजधानी के चलने का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। पीठ के पीछे मतलब राजधानी से दूर, ट्रेन से दूर। तो अगर कोई फास्ट रेलगाड़ी आपके बिल्कुल करीब से निकलेगी तो आपके चेहरे के सामने जो हवा है वो रेलगाड़ी के साथ फास्ट स्पीड में मूव करेगी, और जो आपके पीठ के पीछे दूर जो हवा है रेलगाड़ी से, उस हवा पर रेलगाड़ी के मोशन का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो आपके फ्रंट में हवा चलनी शुरू हो जाएगी रेलगाड़ी के मोशन के कारण। आपके फ्रंट साइड पे हवा चलेगी, और जब हवा तेज रफ्तार में चलेगी तो ये तो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, जमीन के पैरेलल ही चल रही है ना हवा, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपके फ्रंट साइड में, आपके चेहरे के सामने प्रेशर हो जाएगा कम, और आपके पीठ के पीछे हवा का प्रेशर है ज्यादा। क्या होगा, क्योंकि पीठ के पीछे ज्यादा प्रेशर है तो पीछे वाली हवा आपको आगे की तरफ धक्का लगाएगी और आप आगे की तरफ झुकोगे। अब धक्का लगेगा तो झुकोगे ही ना, बच तो सकते नहीं हो, कोई चीज पकड़ने के लिए है नहीं जिसके सहारे से आप पीछे वाले धक्के को संभाल ले जाओ। तो आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो वहां आपके आसपास पकड़ने को कुछ नहीं है, होल्ड करने को कुछ नहीं है। तो जब पीछे वाली हवा का प्रेशर ज्यादा है और फ्रंट साइड में हवा का प्रेशर कम है, तो पीछे वाली हवा आपके शरीर को धक्का देगी। किधर धक्का देगी, रेलगाड़ी की तरफ। तो आपका जो बॉडी है वो रेलगाड़ी की तरफ धक्का उसको लगेगा और फिर आपके ऊपर बर्नौली थ्योरम लग जाएगी, आप रेलगाड़ी के साथ निकल लोगे। यानी जान का खतरा है, जान जा सकती है, डेथ हो सकती है। अगर रेलगाड़ी चलती हुई फास्ट रेलगाड़ी जा रही है, उसमें जाके आप लड़ गए तो बहुत कम चांस है कि बच पाएंगे। तो इट्स लाइफ रिस्क, इट्स फैटल। इसलिए प्लेटफॉर्म पे अगर फास्ट ट्रेन गुजरने वाली है तो अनाउंसमेंट किया जाता है प्रॉपर, छोटे छोटे स्टेशन पे जहां पे ट्रेन को रुकना नहीं है, वहां अनाउंसमेंट किया जाता है कि राजधानी गुजरने वाली है या बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है, प्लेटफॉर्म से पीछे हट के खड़े हो। मेट्रो स्टेशंस पर भी अनाउंसमेंट होता है कि मेट्रो आ रही है, पीछे खड़े हो, बार बार अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन भी बहुत जल्दी से रफ्तार पकड़ती है। तो ट्रेन के पास जो हवा है उसका प्रेशर कम हो जाएगा जब ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी, और क्योंकि ट्रेन के पास प्रेशर कम है तो आपकी बॉडी पर ट्रेन की तरफ धक्का लगेगा। तो बहुत सारे रेलवे स्टेशंस पे प्रॉपरली लाइन बनाते हैं प्लेटफॉर्म पे, और बार बार लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं बार बार कि इस लाइन को क्रॉस ना करें, लाइन के पीछे रहें। ठीक है, क्योंकि लोगों को तो फिजिक्स पता नहीं है, उनको लगता है मेरा क्या हो जाएगा, मैं कौन सा ट्रेन के सामने आ रहा हूं, मैं तो प्लेटफॉर्म पे हूं। तो ये गलत है। अगर आप ज्यादा करीब जाओगे, भले ही आप ट्रेन के डायरेक्ट सामने नहीं हो, लेकिन अगर आप ज्यादा करीब हो तो बर्नौली थ्योरम के कारण ट्रेन की तरफ आपकी बॉडी पर धक्का पड़ेगा, क्योंकि आपके पीठ के पीछे प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे आप ट्रेन के नजदीक पहुंचोगे तो पीछे वाली हवा आपको आगे की तरफ धक्का मारने लगेगी। तो अगर आप ज्यादा नजदीक खड़े हो और सामने से एक फास्ट ट्रेन गुजरेगी तो आपका शरीर जाके उस ट्रेन में लड़ सकता है, जान जा सकती है। इसलिए रेलवे स्टेशंस पर और मेट्रो स्टेशंस पर बार बार अनाउंसमेंट होता है कि जब ट्रेन आने वाली है तो बार बार कहते हैं प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, ज्यादा करीब जाके प्लेटफॉर्म में खड़े मत होइए। तो ये बर्नौलीज थ्योरम के कारण हो रहा है। तो मैंने आज 2 एग्जाम्पल दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर सड़क पे कोई बस गुजरेगी तो सड़क पे पड़े कागज और पॉलीथीन बस के तरफ उड़ के जाएंगे। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई फास्ट ट्रेन रेलवे स्टेशन पे गुजरती है तो स्टेशन में अनाउंसमेंट किया जाता है कि ज्यादा प्लेटफॉर्म के किनारे ना जाए। ऐसा क्यों किया जाता है, बर्नौलीज थ्योरम की वजह से। तो मैंने आपको रियल लाइफ के 1-2 एग्जाम्पल दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी एग्जाम्पल्स दूंगा बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड। पर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।